वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि एफआईए का जो एग्जाम्स है उसकी डेट शीट अनाउंस हो गई है और एडी के पेपर जो हैं वो 18th एंड 19th ऑफ कम ये जो मंथ चल रहा है इसकी 18th एंड 19th को आपका एडी के पेपर्स हैं एंड 21 एंड 22 को आपका इंस्पेक्टर एफआईए के पेपर्स हैं। दोनों एग्जाम्स के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन एक सिग्निफिकेंट मेक और ब्रेक रोल प्ले करता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 16 मार्क्स एडी एफआईए में आता है और 20 मार्क्स जो है वो आपका इंस्पेक्टर एफआईए में आता है। लास्ट टाइम भी मेरिट जो है वो 80 प्लस बना था। सो इस दफ़ा भी वही सिचुएशन लग रही है। तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ये जो पोर्शन है इसके अंदर आपको एक इजी वे में आसानी के साथ कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो इसी हवाले से मैंने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसकी एक जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, जिसमें हमने एडी एफ आई ए का 2020 का पेपर जो है वो डिस्कस किया था। अगर वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी, उम्मीद है वो देख ली होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एफआईए के एग्जाम्स के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट एरिया होता है इंटरनेशनल डेज सीरीज का। फरवरी से लेके मई तक के इंटरनेशनल डेज के डिटेल्ड लेक्चर जो है वो उसकी एक प्लेलिस्ट मौजूद है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटीज एंड कंप्यूटर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज की जो वीडियो है इसको मैं दो बेसिकली ये वीडियो है ये देयर विल बी टू वीडियोस। टोटल 13 क्वेश्चंस हैं ऑफ द इंस्पेक्टर एफआईए 2019 क्वेश्चन के, तो उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहला पार्ट है उसको चैलेंज स्टार्ट करते हैं। देयर टोटल 13 क्वेश्चन। तो पहले 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पहले पार्ट में होंगे। इंस्पेक्टर एफआईए का बैच 4 है 2019 का, उसका ये सॉल्व क्वेश्चन है। और इसका पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, वो कहता है कि जी द डेली वेज इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड ए पर्सन नाउ गेट्स रुपीज 25 पर डे। व्हाट वाज हिज डेली वेज बिफोर द इंक्रीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्रैक करने का सबसे पहला जो तरीका है ना वो ये होना चाहिए कि आपको जो चीज़ नहीं पता स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ जाए, तो अलजेब्रा का रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है, आप उसको एक्स एज्यूम कर लेते हो, अनआइडेंटिफाइड चीज़ को एक्स एज्यूम कर लेते हो। सो आप सबसे पहले एज्यूम करोगे लेट द प्रीवियस डेली वेज इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, प्रीवियस डेली वेज आपने एज्यूम कर ली कि वो एक्स थी। क्या थी आपको नहीं पता, आपने वो फाइंड करनी। अब गिवन स्टेटमेंट में वो ये हमें कह रहा है कि जी नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट जो आपकी अब 25% इंक्रीज हुआ है ना, तो अब जो डेली वेज है वो 25% है। इसका मतलब है कि अगर मैं पुरानी वेज जो कि ओरिजिनल वेज है उसमें 25% ऑफ द वेज ऐड करूँ, वो 25% इंक्रीज हुआ है, तो मेरी जो न्यू डेली वेज है वो 25 रुपीज बनती है। सही है। एक्स इज द ओरिजिनल वेज एंड देन 25/100 आपने किया। 25% ऑफ द एट वेज इज इक्वल टू 25 रुपीज। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये एक्स प्लस 25/100 परसेंट मीन्स बाय 100 परसेंट, सेंट मीन 100। सो 25/100 एक्स, एक्स प्लस 25/100 एक्स इज इक्वल टू 25। अब अगर आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करेंगे, आप बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन जो है उनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये डिनोमिनेटर में। तो 100 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो पार्ट बन जाएगा 100। एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो जो आपका, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो मेथड ये है कि आप इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी साइड ऑफ द इक्वेशन को। ठीक है, तो ये 100x हो जाएगा, ये 25x हो जाएगा, ये 25 × 100 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा डिवाइड कर लें, क्योंकि ये कटता है। 25 1 = 25 एंड 25 4 = 100। आपने ये कर लिया तो x प्लस एक्स बाय फोर जो है वो आपका 25 हो गया। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 25। अब मैं क्या करूँ कि दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि 4 जरा इजी है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इजी है। तो मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद 4। तो 4x प्लस 1/4 इंटू एक्स इंटू फोर, तो ये कितना बन जाता है आपका, ये साइड कट जाएगी, सिर्फ एक्स रह जाएगा, इधर 4x हो जाएगा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आपने 4 से मल्टीप्लाई की ना, तो हर साइड 4 से मल्टीप्लाई, हर चीज 4 से मल्टीप्लाई होगी। जब ये चीज मल्टीप्लाई होगी दो चीजों के बीच में अगर सम है तो 4x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 1/4x से भी मल्टीप्लाई होगा। जब वो 1/4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4 कट जाएगा, और जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x बच जाएगा। इधर 4x, तो इक्वेशन आपकी बनेगी 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। सो नाउ अब आप अगर इसको फर्दर एड ऑन करें तो 5x इज इक्वल टू 100। अब बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन को मैंने इस साइड पे लिखा डिवाइड बाय 5। बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन को आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर लेना। ठीक है,
दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को आपने 5 से डिवाइड कर लिया, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन को आपने 5 से डिवाइड कर लिया। अब क्या हुआ, एक्स 5x से 5 जब डिवाइड हुआ तो 5 से कट गया, x रह गया। इधर जब आपने 100/5 किया तो 20 आ गया। तो ओरिजिनल आंसर क्या है जी, ओरिजिनल आंसर आपका है 20। ठीक है, ओरिजिनल आंसर आपका 20 है। तो ओरिजिनल वेज थी वो 20 थी। अब आप चेक करना चाहते हो कि क्या मैंने सोल्यूशन ठीक किया है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जो आपने ओरिजिनल सोल्यूशन बनाई थी ना, कोई पेपर में आपके पास टाइम इतना तो नहीं होता, ये मैंने डिटेल्ड किया आपको। काफी स्टेप्स, काफी लोग ऐसे होंगे जो ये काफी सिंप्लीफिकेशन खुद से कर लेंगे इजीली, उनके लिए ये मैटर नहीं कर होगा। लेकिन काफी लोग होंगे जिनको स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका फिर जो एबिलिटी पोर्शन है सीएसएस का, उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो आपका वहां पर डिस्क्रिप्टिव पूरा स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना होता है। तो इस वजह से मैंने दोनों एंगल्स किए। अगर मैं चाहता तो ये 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बिकॉज वहां हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स भी ये है कि जब आप शॉर्ट ट्रिक्स कर रहे होंगे तो आप यहीं पे जल्दी से इसको सॉल्व करें, एलसीएम भी ले सकते हो, दोनों साइड्स को 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास अब एक दफा आंसर आ गया ना, अब आपने क्या करना है, मैंने इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाई थी, वो क्या थी, x+1/4x = 25। तो मैं क्या करूंगा, 25 को x की जगह पुट करूंगा। इक्वेशन सेटिस्फाई करने का क्या तरीका होता है कि दोनों साइड पर जो है आपकी वैल्यूज इक्वल है। तो मैं यहाँ पे 25 पुट करूँ, 25 + 25/4x, 25x + 25, 25 + 25 + 25/4। तो ये जब मैं इसको 20 + 20/4x, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 20 जो आपका यहाँ पर है, x की जब 20 पुट हुआ, 20 + 20/4, तो ये 5 हो जाएगा। सो आपका बन जाता है ये 20, इसकी जगह 20 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह 20/4 जब होगा तो ये 5 आ जाएगा। इधर भी जब आप 20 पुट करोगे, 20/4 5, तो 20 + 5 = 25। सही है, तो हमारा एक क्या बन जाएगा, आंसर वही आ जाएगा 25। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने आंसर सही निकाला है। तो ये तरीका होता है आपको वापस चेक करने का कि आपने सोल्यूशन सही किया या नहीं किया। तो रफ वर्क की पोजीशन दी होती है, और आप कोशिश करें कि लेड पेंसिल से रफ वर्क करें, क्योंकि स्पेस बहुत कम देते हैं एफपीएससी वाले। तो उसमें फिर ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने जब एक क्वेश्चन कर लिया तो अगले के लिए फिर आप रफ कर लेते हो। तो लेड पेंसिल लाजमी लेके जाइएगा रफ वर्क करने के लिए। अच्छा जी, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी, वो ये कहता है कि स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 10-15% मार्क्स टू गेट थ्रू। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी परसेंटेज से रिलेटेड था, दूसरा क्वेश्चन भी परसेंटेज से रिलेटेड था। ठीक है, वो कहता है कि एग्जाम में पास करने के लिए स्टूडेंट को 15% मार्क्स चाहिए। इफ ही गेट्स 80 मार्क्स एंड फेल्स बाय 70 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। आपने स्टेटमेंट को जो उसने बताया हुआ ना, खुद से कुछ अपनी थ्योरी नहीं लगानी, जो उसने बताया हुआ उसको एज इट इज आपने नोट डाउन कर लेना कि वो क्या बता रहा है। ठीक है, अब वो कहता है कि जी 15% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लेकिन अगर स्टूडेंट 80 मार्क्स लेता है तो क्या होता है, वो 70 मार्क्स से फेल हो जाता है। अब आपने मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं कि जो एग्जामिनेशन के लिए सेट किए गए। अब आप क्या करोगे, आपको मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स ये आपको नहीं पता, तो आपने क्या किया, एक्स। लेकिन उसने हमें ये बता दिया कि टोटल मार्क्स का 15%, वट एवर द मार्क्स जो हैं उनका 15% पासिंग है। इसका मतलब है पासिंग मार्क्स मेरे क्या हो गए, क्योंकि मेरे पास टोटल मार्क्स मुझे पता है एक्स है, तो पासिंग मार्क्स 15% ऑफ द एक्स, तो 15%, परसेंट मीन 100, तो 15/100 इंटू एक्स, तो पासिंग मार्क्स मेरे हो गए 15/100 इंटू एक्स। सो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब वो मुझे कहता है कि अगर उसने मार्क्स लिए 80, तो वो 70 मार्क्स से फेल हो जाता है। अब 15% ऑफ द एक्स, ये मेरे पास इक्वेशन मौजूद है, उसमें से अगर मैं 80 माइनस कर दूं तो 70 आएगा। ये मैं इस इक्वेशन से इन्फर करूंगा कि 15% ऑफ मार्क्स में से 80 मार्क्स कितना शॉर्ट है, 70। तो इक्वेशन हमारी बनेगी कि 15% ऑफ द मार्क्स से अगर हम 80 निकाल दें तो 70 आता है। ठीक हो गया। सो 15/100x माइनस 80 = 70। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आप 100 से दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आप 100 से दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे तो जिसके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मीन जो आपका बॉटम पे होता है, न्यूमरेटर मीन फ्रैक्शन का जो आपका अबव होता है। तो अब ये न्यूमरेटर होता है दिस वन,
एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर। अब आपने 100 से जब मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को, तो 100 यहाँ वाले के साथ कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 100 जब कट गया तो सिंप्लीफाई हो गया 15x माइनस 80 इंटू 100 इज इक्वल टू 8000, 70 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 7000। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन के एक साइड पे कोई चीज नेगेटिव हो तो वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है। बेसिकली फर्दर सिंप्लीफिकेशन का तरीका ये होता है कि हमने 8000 दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन ऐड किया, ठीक है। लेकिन इक्वेशन में एक और चीज दिखाई देती है, अगर एक चीज एक साइड पे माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो प्लस हो जाती है। लेकिन अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टेप पे लिखते हैं एडिंग 8000 ऑन द बोथ साइड। तो जब आप इधर ऐड करोगे तो ये माइनस 8000 से 8000 डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप ऐड करोगे तो 7000 प्लस 8000 हो जाएगा। सही है, इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रख लो कि एट, अगर एक चीज एक साइड पे नेगेटिव ऑफ द इक्वेशन के नेगेटिव है तो दूसरी तरफ जाके वो पॉजिटिव हो जाती है। तो 15x इज इक्वल टू 7000 प्लस 8000। अब आप 15x क्या बन गया 15000 के इक्वल। अब आप क्या करो, आप दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को 15 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे तो x चाहिए ना, टोटल मार्क्स चाहिए। सो x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1000 आ गया। जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1000 टोटल, 1000 मार्क्स है, टोटल मार्क्स है। अब मैंने चेक करना है कि यार क्या मैंने सही फाइंड आउट किया या नहीं किया। तो मैंने ये जो इक्वेशन बनाई थी ना 15x माइनस 15/100x माइनस 80 इज इक्वल टू 70। अब आप क्या करो, यहाँ पर जो x है इसकी जगह 1000 पुट करो। तो 15/100 इंटू 15/100 इंटू यहाँ पर आपका 1000 आएगा। इस जगह पर जब आपका 1000 आएगा तो आपका 100 जब कटेगा तो ये 10 आ जाता है, तो 150 बच जाएगा। 150 माइनस 80 इज इक्वल टू 70, तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने फर्दर फिर वैल्यूज पुट करके उसको देख रहा होगा। ठीक हो गया। सो यहाँ तक आपके ये दो क्वेश्चंस हो जाते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। मैं जैसे आपको बताया कि मैं इसको दो पार्ट्स में करूंगा, एक पार्ट में 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन पे रोक दूंगा एंड देन मैं दूसरे पार्ट की तरफ जाऊंगा। ठीक है, डिटेल्ड में कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन पे 3 से 4 मिनट लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। अब क्या जी, अच्छा जब रेक्टेंगल की बात करें, ट्राइंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें या किसी शेप की बात करें तो उनके फार्मूलाज पता होने चाहिए। मैं एक वीडियो आप लोगों से इस तरह शेयर करूंगा जिसमें जो फार्मूलाज हैं ऑफ द डिफरेंट शेप्स, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो एरिया के पैरामीटर के, वो आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। अब फॉर ए रेक्टेंगल द लेंथ एंड द ब्रेड्थ आर इंक्रीज बाय, लेंथ एंड ब्रेड्थ कह लो, लेंथ एंड विड्थ कह लो, बाय 10% एंड 20%। द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज। अब आपने सबसे पहले, आपको नहीं पता कि लेंथ क्या है विड्थ क्या है, आपने लेंथ को एल एज्यूम कर लिया, विड्थ को डब्ल्यू एज्यूम कर लिया। अब फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो जो ओरिजिनल एरिया है वो हो गया एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट जो न्यू लेंथ है, एक में लेंथ में 10% इंक्रीज आ रहा है, विड्थ में 20% इंक्रीज का आ रहा है। तो अब ये जो चेंज लेंथ होगी ना, उनको मैं कह लेता हूँ, लेंथ को L1 कह लेता हूँ, विड्थ को W1 कह लेता हूँ। तो अब क्या हुआ कि मैं लेंथ में, जब वो कह रहे 10% इंक्रीज हुई, तो ओरिजिनल लेंथ थी L, उसमें 10% ऑफ द लेंथ ऐड करूँ, 10/100 ऑफ L, तो L1 बन जाएगा 1.1L। ठीक है, ये मेरी न्यू लेंथ हो गई। विड्थ इसी तरह वो कहता है कि 20% इंक्रीज हुई है, तो विड्थ जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, विड्थ मेरी W1 जो है वो 20/100 ऑफ W, ओरिजिनल से ये चेंज हुई। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा, जब इसको ऐड करूंगा तो W1 बन गया 1.2 W। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो अब क्या होगा, जो एरिया वन मतलब न्यू एरिया इज इक्वल टू L1 इंटू W1। अब आप क्या करो, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो 1.32 ए आ गया। अब एक तरीका है सिंपल सा ये है कि आपने अब ये देख लिया तो डायरेक्ट भी देख सकते हो कि यार 32% इंक्रीज आया है, कि वन, अगर वन बेसिकली क्वांटिटी की ना तो उसकी 32% बढ़ा दूं तो 1.32 कहलाता है। लेकिन अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप क्या करो, 1.32 ए, ये नया एरिया आ गया, -1 ए। जब भी किसी चीज के साथ कुछ नहीं होता इसका क्या मतलब है, उसके साथ वन होता है। ठीक है, जब भी किसी फ्रैक्शन के साथ कुछ नहीं होता तो उसके साथ यहाँ पर अलजेब्रा के रूल के हिसाब से वन होता है, तो ये वन है यहाँ पर, इस जगह पर। एक मिनट, इस जगह पर वन होगा, इस जगह। ठीक है, सो आपने क्या करना है कि ये वन जो है, तो ये जो वन है, ये आपने जब माइनस किया 1.32 ए इन माइनस ए,
तो ये बन जाएगा आपका 0.32 ए, 0.32, क्योंकि ए डिडक्ट हो जाएगा, ए कॉमन है। तो आपने क्या करना है कि जब आप इसको जब माइनस किया दोनों को तो बच जाता है 0.32 ए। इसका मतलब है 32% देयर विल बी इंक्रीज इन द एरिया। जब आप लेंथ को इंक्रीज करोगे 10% और विड्थ को इंक्रीज करोगे 20%, तो एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा 32%। सही है। इसके बाद वो ये हमें कहता है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन इंक्रीज एंड परसेंटेज का है। मतलब परसेंटेज में मुख्तलिफ डायमेंशन है ना, वो एरिया में पूछ ले, वो जर्नल बात करके पूछ ले, नंबर्स में पूछ ले, किसी हवाले से। वो कहता है एक नंबर है, कोई भी नंबर है, वो इंक्रीज होता है बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 10%। तो हमें जब भी कोई चीज़ नहीं पता तो हमने क्या करना है, उसको एक्स कर लेना। अब वो कहता है कि पहले आप उसको इंक्रीज करो 10%, फिर जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को 10% रिड्यूस करो, और फिर जो नंबर आए वो बताओ कि वो क्या होगा ओरिजिनल नंबर के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले मैंने जो नंबर है उसको एक्स एज्यूम कर लिया। अब वो कहता है कि जो 10% है नंबर, वो इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले 10% नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब 10% है तो नंबर इज एक्स, 10/100 ऑफ एक्स, ठीक है, 10%, तो एक्स प्लस 0.1 एक्स, तो न्यू नंबर हो गया 1.1 एक्स। अब वो कहता है कि ये जो न्यू नंबर हुआ है इसको मैं 10% रिड्यूस करूँ, तो मैंने इक्वेशन 1 को 10% रिड्यूस करना है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली 10% ऑफ दिस 1.1 एक्स को 1.1 एक्स से माइनस कर दूंगा। तो 1.1 एक्स माइनस 10/100 इंटू 1.1 एक्स, तो ये जो 10/100 ऑफ 1.1 है, 1.1 का 10% होता है 0.11। ठीक है। अब 10% ऑफ 1.1 आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 10/100 इंटू 10। तो आप इसका एक और तरीका ये है कि जो पॉइंट है, जब इसको अपने पॉइंट डेसिमल को रिमूव करना होता है तो एक जीरो नीचे ऐड हो जाता है। तो 10 इंटू 11, 110/1000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दोनों साइड्स को, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, लेकिन इसको डायरेक्टली हम कर सकते थे। तो ये 1.1 एक्स माइनस 0.11 एक्स है यहाँ पर। यहाँ पर 0.11 ये एक्स है, ठीक है, 0.11 एक्स है। मैं अभी रेस करूंगी, आप अपने जब नोट्स करने तो उसमें अंदर आप भी करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये जो 1.1 एक्स माइनस 0.11 एक्स है, तो जब आप इसको माइनस करते हैं तो 0.99 एक्स आता है। अब ओरिजिनल नंबर क्या था, x 1 एक्स, उसका 0.99 एक्स का क्या मतलब है, क्या रह गया, 1% डिक्रीज हो गया, 0.01%। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 0.01 एक्स आता है। इसका क्या मतलब है कि 1% से वो नंबर रिड्यूस हो गया। ठीक है। तो ये आपके यहाँ तक 4 क्वेश्चन हो गए। तो मैं इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए बड़ी ऑब्वियस होगा, वो शायद सेकंड्स में कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका मैथ्स बहुत वीक होता है, तो उनको स्टेप बाय स्टेप एलोब्रेशन की बहुत जरूरत है। तो मैंने सोल्यूशन में इसीलिए स्टेप बाय स्टेप एलोब्रेशन की हुई है, और फर्दर मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब 5th क्वेश्चन ये कि 5% ऑफ 25% ऑफ रुपीज 1600 इज, 5% ऑफ 25% ऑफ रुपीज, ऑफ का मतलब इज मल्टीप्लाई, 5% 5/100, 25 ऑफ मल्टीप्लाई आ गया, बड़ी ब्रैकेट आ गई, 25/100 इंटू 1600, ठीक है, 25% ऑफ 1600। तो 25% ऑफ 1600 जब निकालना है तो 25/100 इंटू 1600। अगर ये सिंप्लीफाई करें तो 100 इससे सिंप्लीफाई हो तो 100 16 होता है, तो ये 16 रह जाएगा। अब मैं 25 और 16 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आता है 400। अब 5/100 इंटू 400, अब मैं दोबारा 100 से अगर इसको डिवाइड करूँ, क्योंकि ब्रैकेट को मैंने पहले सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को मैंने पहले सॉल्व कर लिया। अब 5/100 इंटू 400 जब करूंगा तो 100 इंटू 4, तो 400 डिवाइड बाई 100, आंसर 4 आता है। तो 5 अब पीछे रह गए, 5 एंड 4 ब्रैकेट है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू 4 का क्या मतलब होगा, 5 एंड 4 जब मल्टीप्लाई हुए तो आंसर आपका 20 आएगा। आंसर विल बी 20। तो यहाँ तक आपके 5 क्वेश्चन होगी। ये थोड़ा इजी था बिकॉज इसमें टाइम मेरा कम लगा है, क्योंकि सीधी सीधी परसेंटेज है, 5/100, 5% ऑफ 25% ऑफ द 1600। ठीक है, ये स्टेटमेंट, 5% ऑफ 25% ऑफ 1600 इज इक्वल टू। सो अब मैं आगे मूव करूंगा, P एंड Q टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। P एंड Q टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। P एंड Q जब टुगेदर काम करते हैं, कोई भी काम है वो करते हैं, तो उनको 18 दिन लगते हैं। लेकिन जब P अकेला काम करता है तो उसको 27 डेज लगते हैं। इन हाउ मेनी डेज Q अलोन कैन डू द वर्क। तो इसका तरीकाकार क्या है कि जब P एंड Q टुगेदर 18 दिन ले रहे हैं और P अकेला 27 दिन ले रहा है, तो मैं जो रेट ऑफ वर्क ऑफ P है फॉर 1 डे वो 1/P है। तो 1P का 1/27 है अगर वो अकेला करे। ठीक है।
अब मैं अगर रेट ऑफ वर्क फॉर क्यू जो है 1/q है, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/18। इसका मतलब है इन दोनों का इकट्ठा काम करें तो 18 दिन लगते हैं, लेकिन p का वो कह रहा है कि अकेला काम करे तो 27 है। तो इसका मतलब है p 1/p की हमें वैल्यू पता है कि इट इज इक्वल टू 1/27 प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/18। तो अब आप क्या करोगे, 1/18 q इस तरफ है तो ये क्योंकि फाइंड करना है तो इसको आप दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन ले जाओगे, इधर ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हेयर आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे। एलसीएम की मैं वीडियो एक बनाऊंगा, होपफुली मैं कल या परसों एलसीएम एचसीएफ इन के हवाले से वीडियो बना दूंगा। सो 1/q इज इक्वल टू 3 - 2/54। अब आपने क्या हो गया, एलसीएम लिया 18 और 27 को तो 54। बेसिकली एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सिंपल वर्ड्स में देखना चाहते हो तो किसी भी नंबर, दोनों नंबर्स का टेबल पढ़ो, जहां पर वो ओवरलैप हो रहे हो वो नंबर्स, तो वो बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। आप 18 का टेबल पढ़े तो 18 वन सा 18, 18 टू सा 36, 18 थ्री सा 54, ठीक है, 18 फोर सा 72, 18 फाइव सा 90, 18 सिक्स सा 108। अब 108 पे भी 27 का टेबल जाता है, 27 फोर सा, लेकिन वो बात करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 18 थ्री सा 54 होता है, 27 टू सा 54 होता है। तो 54 पे इन दोनों का टेबल कॉमन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 54 इज देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, 54 इज देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका मतलब है 1/q इज इक्वल टू 1/54। इसका मतलब है रेट ऑफ वर्क q को एक दिन में काम करते हुए 1/54 लगता है, तो इसका मतलब है टोटल वो 54 डेज लेगा टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो ये आपका 54 अगर ऑप्शन में मौजूद हुआ तो आप उसको टिक कर देंगे कि ये जो है मेरा राइट आंसर है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन है 7 है, प्रोपोर्शन का है। इसको मैं फिर आपके सेकंड वीडियो में प्रोपोर्शन और उसके अलावा एवरेज के क्वेश्चंस थे उसमें सेकंड पार्ट में 13 क्वेश्चन में से, तो ये 6 क्वेश्चंस तक मैं आपका क्लोज करता हूँ। 7 से मैं फिर आपका दोबारा दूसरी वीडियो करूंगा, जिसको आपको सॉल्व करूंगा। ये बेसिकली वीडियो दो पार्ट्स में आपको मिलेगी, लेकिन सोल्यूशन है कंप्लीट इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन पेपर 2019 का, उसके सारे क्वेश्चंस का कंप्लीट के सोल्यूशन है। 13 क्वेश्चन थे टोटल, उनका ये सारा का सारा सोल्यूशन जो है आपका मौजूद है। ठीक है, सो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे सेक्शन में इनरोल होना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी आप इसी वीडियो पे ही कमेंट कर दें, तो और आपको नंबर भी इसी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे कमेंट करके आप उस पर कॉन्टेक्ट करके आप जो है वो इनरोल हो सकते हैं, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जीके के हवाले से जो भी सेक्शन में इनरोल होना चाहता है। सो अगर आपको चैनल, फिर अगेन मैं बोलना चाहता हूँ, कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, सेकंड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।